Welcome back to my YouTube channel Social Science with Pukhraj. Today we are going to discuss about the chapter 2 of political science, that is federalism. फेडरलिज्म पढ़ने से पहले हम देखते हैं की टॉपिक्स कि भाई इस चैप्टर में हम कौन से की टॉपिक्स जो है कवर अप करने वाले। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज फेडरलिज्म। इसके बारे में ऑल दो फर्स्ट चैप्टर में मैं थोड़ा बहुत समझाया हूं आपको पता हो तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग के फॉर्म है उसमें 4 पॉइंट आया था, उसमें से एक ये भी आया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया है। अगर वीडियो आपने चैप्टर 1 का नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हो पावर शेयरिंग। तो फर्स्ट टॉपिक अपन क्लियर करेंगे, व्हाट इज फेडरलिज्म, भाई फेडरलिज्म होता क्या है। सेकंड, की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, कि भाई की फीचर क्या क्या है फेडरलिज्म में, भाई क्या क्या चीजें होती है इंक्लूडेड, और फेडरलिज्म आखिरकार कैसे स्ट्रेंथ करता है कंट्री को। दूसरा के बाद जो तीसरा है वो है टाइप्स ऑफ फेडरेशन। भाई फोर्थ वन है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, भाई ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। देन अपन बात करेंगे कि भारत में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, भाई इंडिया में कैसे फेडरलिज्म को जो है प्रैक्टिस किया जाता है, कौन सी की बेसिक चीजें जो इंडिया ने करी है जिससे इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है। एट नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, भाई इंडिया इतना बड़ा देश है, इंडिया में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्क कर रही थी 1992 तक, उसके बाद बेटा थर्ड टीयर को इंट्रोड्यूस किया था और उसी प्रोसेस को अपन डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और कौन सी जो है इसके लिए जो है कदम उठाए गए गवर्नमेंट के द्वारा 1992 में। लास्ट वन, स्ट्रक्चर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, भाई जो डिसेंट्रलाइजेशन करके थर्ड टीयर जो लाया है लोकल गवर्नमेंट का, उसका अपन जो है पूरा सो जो है बॉडी समझेंगे कि रूरल एरिया में कैसे वर्क करता है ये और अर्बन एरिया में। तो ये टॉपिक्स आप अपने नोट्स में जो है ऐड कर सकते हो। ये कुछ मेजर टॉपिक्स है जो इस चैप्टर में अपने को कवर अप करेंगे। इस वीडियो में अपन स्टार्टिंग 3 1 2 3 ये तीनों जो है कंप्लीट करेंगे, देन सेकंड पार्ट में अपन 4 5 6 7 कवर करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था बेल्जियम और श्रीलंका जो कि बहुत छोटे देश थे, उसके बावजूद भी बेटा वहां के एथनिक कंपोजिशन की वजह से वहां की गवर्नमेंट बहुत हद तक सफर करती है लोगों को मैनेज करने में। अब इंडिया तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा देश है, प्लस यहाँ का एथनिक कंपोजिशन बेटा बहुत ज्यादा डाइवर्स है, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, डिफरेंट कल्चर फॉलो करने वाले, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग हैं। तो जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा था कि 1993 में वो क्या करते हैं बेटा, कुछ अमेंडमेंट करते हैं और अमेंडमेंट करके बेल्जियम को जो है एक बहुत ही सशक्त देश बना देते हैं। लेकिन इंडिया की अगर अपन बात करें तो बेटा इंडिया पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा देश है। अब इतने बड़े देश में बेटा प्रॉपर तरीके से अगर काम करना है तो बेटा पावर तो आपको शेयर करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इंडिया जो है आफ्टर इंडिपेंडेंट जो है गवर्नमेंट ने तय किया था कि हम भाई फेडरल गवर्नमेंट बनेंगे और फेडरलिज्म को फॉलो करेंगे। तो पहला अपना जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर से यही है कि व्हाट इज फेडरलिज्म। ये डेफिनेशन ऑल्दो बहुत बार पूछी जाती है, एमपी बोर्ड, सीबीएसई, कोई से भी पैटर्न से आप पढ़ रहे हो, ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी आप साथ में लेकर बैठिए ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट जो है आपके टॉपिक्स जो है क्लियर रहे, डाउट्स क्लियर रहे। So what is federalism? So federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. यानी कि फेडरलिज्म सत्ता का वह रूप है जिसमें केंद्रीय सरकार के साथ साथ वहां पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी मेंशन्ड है उन सब के साथ जो है पावर शेयर करना। अगर हम इंडिया का एग्जांपल ले तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पावर ही है प्लस स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट है जैसे कि आपका लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, और भी बाकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उनके साथ जो है कंट्री क्या कर रही है, पावर शेयर कर रही है। तो फेडरलिज्म की सिंपल डेफिनेशन है जो कि बहुत बार जो है 2 मार्कर में पूछी जाती है, या एमपी बोर्ड हो चाहे जो सीबीएसई हो, तो इस डेफिनेशन को आप 101% याद रखिएगा कि भाई फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर जो है केंद्रीय सरकार के बीच और अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है यहाँ वहां जो संवैधानिक तौर पे जो बॉडीज है जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको भी पावर शेयर करना। जैसे कि आप परिवार में 4 मेंबर हो, मम्मी पापा भैया बहन, अब चारों के बीच जो है थोड़ी थोड़ी जो है पावर शेयर कर ली। भाई पापा जो है भारी डिसीजन लेंगे, मम्मी जो है घर के काम काज करेगी, भैया जो है भारी छोटपुट जो काम रहेगा मार्केट का वो निपटाएगा, और बहन जो है घर की डेकोरेशन वगैरह। तो ऐसे आपने क्या किया बेटा, पावर शेयर कर लिया अपने बीच। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल दो पापा ही रहेंगे या मम्मी रहेगी, पापा मम्मी दोनों हो सकते हैं, एंड प्लस बच्चे जो रहेंगे वो जो है आप लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मान सकते हो। यानी कि पावर को आप क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो रहेगी सही पावर, बट उसके अलावा भी जितनी यूनिट्स वहां पर मौजूद है, प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूशनली, उन सबको भी जो है आपने क्या कर दिया, पावर शेयर कर दिया।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। ये भी एक अगेन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है और यूनिटरी गवर्नमेंट। तो बेटा ये जो यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है आपकी, तो ये यूनिटरी गवर्नमेंट में होता क्या है बेटा, या तो केवल वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है और सारी पावर इसी के पास रहती है, या वन लेवल गवर्नमेंट ना होके अगर इसकी स्टेट गवर्नमेंट भी रही या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी रही, तो ये बेटा किसके सबऑर्डिनेट रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के। किसके सबऑर्डिनेट रहेगी बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के। या नहीं कि अगर मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी बेटा उसके पास बहुत कम पावर रहेगी और वो किसके सबऑर्डिनेट रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के। वहीं अगर बेटा अपन फेडरल की बात करें, फेडरल गवर्नमेंट में क्या रहता है कि फेडरल में बेटा इंडिपेंडेंट होती है स्टेट। क्या होती है, इंडिपेंडेंट स्टेट होती है, किससे, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से। भाई स्टेट अगर कोई सा रूल्स मेकिंग करना चाह रही है या कुछ रूल्स और रेगुलेशन अपनी स्टेट के लिए बनाना चाह रही है, तो वो पूरी तरीके से जो है इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी तरीके के फैसले अपने स्टेट के हक में ले सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में नहीं रहेगी। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में बेटा क्या होगा, वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही रहती है यूनिटरी सिस्टम में, बट ऑल्दो अगर स्टेट गवर्नमेंट भी रही तो वो किसके सबऑर्डिनेट रहेगी बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो कहने का मतलब यह है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल रहेगी हमेशा, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में बेटा इंडिपेंडेंट रहेगी स्टेट और वो सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी अपने फैसले लेने के लिए वो स्वतंत्र है। नाउ लेट्स सी द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फर्स्ट की फीचर है बेटा, देयर आर टू और मोर लेवल्स या टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। भाई दो या दो से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, जैसे कि इंडिया में है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, जैसे कि बेल्जियम में थी सेंट्रल, स्टेट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट, उन्होंने अलग से बनाई थी। तो दो तो मैंडेटरी है, टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना ही होना है, और उससे अधिक भी आप जो है लेवल आप गवर्नमेंट के रख सकते हैं। दूसरा है बेटा, डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस बट देयर ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब सर इसका क्या मतलब है, देखिए बेटा, जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहेगी वो सेम ही सिटीजन को जो है गवर्न करेगी, उन्हीं के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, लेकिन उनका जो जुरिडिक्शन है यानी जो फैसले लेने की शक्ति है, ताकत कह सकते हैं, वो अलग अलग रहेगी कि कौन से मैटर पे कौन सी गवर्नमेंट जो है फैसला लेगी, ये स्पेसिफाइड है। किस किस मुद्दे पे, भाई आपका लेजिस्लेशन, भाई कैसे काम करेगी, कानून कैसे बनाएगी, टैक्सेशन, पैसा कहां से, रेवेन्यू कहां से आएगा, कौन सी गवर्नमेंट को, इस टीयर को, एंड लास्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन, भाई वो कैसे अपने राज्य को चलाना चाह रही है, एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना चाह रही है। इसको सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपके घर में आप हो, है ना, अब आप जैसे कि कहीं पे आपको जाना है, आपके बर्थडे पार्टी में जानी है दोस्त की वगैरह की, तो आप बेटा सिंपली मम्मी से डिस्कस करोगे और मम्मी आपको परमिशन दे देगी, एंड देन कि भाई 7 बजे से पहले आ जाना, जो भी है लाइक जो भी आपके जो है टाइम लिमिट है। लेकिन वहीं अगर अपन बात करें कि आपको टूर पे जाना है 6-7 दिन के लिए, 8-9-10 दिन के लिए, तो आप मम्मी के पास जाओगे तो मम्मी आपको डायरेक्ट कहां पहुंचाएगी, पापा के पास, कि बेटा पापा के पास जाइए और वहां से परमिशन लीजिए आपको कि टूर पे जाने के लिए पापा ही परमिट करेंगे। तो आपने देखा कि मम्मी केवल जो है छोटे से स्पेसिफाइड मुद्दे हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टी में जाना है या 2 या 3 घंटे का काम है, लंबे समय का काम है, तो आप किससे परमिशन ले रहे हो, पापा से। तो इसका मतलब ये नहीं है, मैं पेट्रियार्की शो नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, जस्ट एन एग्जांपल। तो इससे ये समझिए बेटा कि डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट क्या है, सेम ही सिटीजन को गवर्न करेगी, बट उनका जो जुरिडिक्शन, फैसले लेने की शक्ति है, वो अलग अलग होगी। भाई सेंट्रल के पास कितनी रहेगी, स्टेट के पास, वो स्पेसिफाइड है। तीसरा पॉइंट है बेटा कि जो जुरिडिक्शन ये रेस्पेक्टिव लेवल के हैं, सर ये मेंशन है क्या, बिल्कुल मेंशन है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि भाई कौन से मुद्दे पर कौन सी गवर्नमेंट है या कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है फैसला ले सकती है, जुरिडिक्शन दे सकती है अपना, वो वेल स्पेसिफाइड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन तो बेटा सबसे ऊपर है किसी भी देश में। थर्ड के बाद बेटा फोर्थ पॉइंट है जो फंडामेंटल प्रोविजन है, जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए। कितने फंडामेंटल राइट्स है, कमेंट करना कमेंट सेक्शन में कि भाई कितने फंडामेंटल राइट्स और उनके नाम क्या है। तो भाई जो भी फंडामेंटल प्रोविजन है, आपके जो भी मौलिक अधिकार है या जो भी मौलिक जो प्रोविजन है, आधार जिसपे भी सरकार ने दे रखा है किसी भी देश में, वो बेटा एक लेवल के द्वारा चेंज नहीं किए जा सकते। यानी कि अगर आपको किसी भी मौलिक अधिकार जो है या फंडामेंटल प्रोविजंस जो है उनको अगर आपको चेंज करना है, उसमें कुछ बदलाव लाना है, तो केवल एक लेवल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही फैसला नहीं ले सकती, आपको डिस्कस करना पड़ेगा आपके साथ में जो देश में जो है डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट है उनके साथ। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा फिफ्थ, अगर मान लो सर सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल या फिर और भी कुछ लेवल ऑफ गवर्नमेंट से उनमें आपस में ही झगड़ा हो गया, तो फिर क्या, तो बेटा इस स्थिति में आपकी जो कोर्ट्स है,
जो कोर्ट होती है, जैसे कि इंडिया में अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, देन हाई कोर्ट है, देन सुप्रीम कोर्ट है। तो भाई कोर्ट्स को जो है इंटरप्रेट करने का पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है कि वो फैसला सुनाएगी। और जो सुप्रीम कोर्ट है बेटा वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट है अपने इंडिया में, तो उसने जो एक बार फैसला ले दिया देन दैट इज पत्थर की लकीर। भाई उन्होंने जो बोल दिया सो बोल दिया, फिर कोई सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे वहां के सिटीजन हो, उनको मानना पड़ेगा। तो कोर्ट जो है बेटा सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में काम करेगी। अगला बेटा सोर्स ऑफ रिवेन्यू। भाई जितने भी पैसे कमाने या रिवेन्यू का जितना भी अलग अलग जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो स्पेसिफाइड है बेटा कि कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कहां से जो है रिवेन्यू मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कभी मूवी देखने गए होंगे तो बेटा आप जो टिकट लेते हो उसको ध्यान से देखना, उसमें मेंशन होता है, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो उसमें मेंशन होता है, एक लिखा होता है CGST एंड एक लिखा होता है SGST। इसका मतलब होता है CGST का कि जो सेंट्रल उस पर GST लगा रही है और वो उसके खाते में रिवेन्यू जाएगा, एंड SGST का मतलब होता है बेटा जो स्टेट उस पर GST लगा रही है। आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री किया, इसका मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट उस पर किसी भी प्रकार का रिवेन्यू ऑफर नहीं करेगी। ऑल्दो बेटा जो CGST होती है वो पूरे इंडिया में सेम रहेगी, स्टेट GST वरी कर सकती है रिवेन्यू। जैसे पेट्रोल एक एग्जांपल देख सकते हो आप, कहीं पे सस्ता मिलता है, कहीं पर जो है थोड़ा महंगा मिलता है। नाउ अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं तो जो बेटा फेडरल सिस्टम है उसके डुअल ऑब्जेक्टिव है। भाई दो काम करता है वो बेसिकली। पहला तो बेटा सेफ गार्ड, यानी देश में जो है बेटा सुरक्षा प्रोवाइड करा था। सीधी सी बात है, पावर शेयर हो गए डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, एक दूसरे से कोई लड़ेगा नहीं, और जब कोई एक दूसरे से लड़ेगा नहीं तो देश के जो हालात है बिल्कुल सेफ रहेंगे। भाई कोई किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखेगा और देश जो है सुदृढ़ तरीके से अपना काम करेगा। तो भाई डुअल ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, एक तो सेफ गार्ड यानी कि सुरक्षा प्रोवाइड करना, एंड दूसरा प्रमोट यूनिटी। भाई एकता जो है प्रमोट करता है, एकता यानी कि यूनिटी, एकता कपूर नहीं, एकता यानी कि यूनिटी। यूनिटी मींस भाई भाईचारा या भाईचारा ऑन टॉप। भाई जो भी देश है वहां पे यूनिटी बनाने के लिए आप जो है फेडरलिज्म रखिए, यानी कि आप पावर शेयर कर दीजिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों में। और जब ये काम अपन ने कर दिया तो बेटा कोई भी लोग एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं और उससे जो है यूनिटी आपकी बिल्कुल बनी रहेगी देश में। तो ये कुछ की फीचर थे फेडरलिज्म के। आप जो है एमपी बोर्ड्स की जो बुक्स है उससे ही इनको रिफर करिएगा, ये मैंने इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करी है। तो ये 7 की फीचर है बेटा, इसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका टाइप्स ऑफ फेडरेशन। इसमें हम देखेंगे बेटा कि किसी भी जगह पे दो तरीके के फेडरेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज कमिंग टुगेदर एंड सेकंड वन इज होल्डिंग टुगेदर। समझते हैं इसको? भाई कमिंग टुगेदर से क्या होता है सर, एंड होल्डिंग टुगेदर क्या होता है? जैसे कि बेटा कमिंग टुगेदर की अपन बात करें तो कमिंग टुगेदर में क्या होता है, मान लीजिए ये ए स्टेट है, ये बी स्टेट है, ये सी स्टेट है, ये डी स्टेट है, एंड ये ई स्टेट है, एंड ये एफ स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल मानिए बेटा ये शॉर्ट डिस्टेंस में है, एक ही एरिया में रह रही है। अब इनको लग रहा है कि भाई यार अगर हम ऐसे टुकड़े में रहें तो हो सकता है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो या कोई दूसरा देश हम पे हमला कर दे। तो ये क्या डिसाइड करती है कि हम एक साथ आकर क्या करते हैं, एक बड़ा सा देश बना लेते हैं। और बड़ा सा देश बनाने के बाद क्या करेंगे कि भाई जितने भी हम आपस में आ रहे हैं उनके पास पावर तो सेम रहेगी। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी नो डाउट, बट जो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी उसके पास पावर क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। यानी कि अगर मैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करूं तो इसमें क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट स्टेट comes together to make a bigger unit। यानी कि बेटा इसमें होता क्या है कि अलग अलग स्टेट मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम सब एक साथ आएंगे और साथ में मिलकर एक बड़ा सा नेशन बनाएंगे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी रहेगी। बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी, यानी फुल ऑटोनॉमी उसके पास रहेगी। अपने स्टेट के लिए कुछ भी कानून बनाने के लिए, कुछ भी फैसला लेने के लिए उसके पास सोल अथॉरिटी रहेगी। और इसमें अगर अपन एग्जांपल देखें तो बेटा आपका यूएसए एक प्राइम एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलिया आपका जो है एक दूसरा एग्जांपल है। इस तरीके से जो है आपके ये दो एग्जांपल है, बाकी एनसीईआरटी में मेंशन है, आप देख सकते हैं। भाई ये दो एग्जांपल है कमिंग टुगेदर फेडरेशन के, जिसमें अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स जो है स्टेट के वो आएंगे साथ में, और साथ में आके वो क्या करेंगे बेटा, एक बड़ा सा यूनिट बनाएंगे और उसी यूनिट को अपन बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके एग्जांपल है आपका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट है बेटा आपका होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या है, मान लीजिए बेटा कि ये बड़ा सा हिस्सा है या बड़ा सा कोई सा नेशन है या स्टेट है। अब ये डिसाइड कर रहा है कि मैं कितने पार्ट में अपना जो है पावर जो है ब्रेक कर रहा हूं। जैसे अपन इंडिया का एग्जांपल ले तो इंडिया का अगर हम एग्जांपल ले बेटा तो इंडिया जो है
वो जो है बेटा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल आप जो है उसको कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे सर? क्योंकि इंडिया ने जो है बेटा एक बड़ा सा यूनिट है, कुछ इस तरीके से इंडिया दिखता है। अब इंडिया ने बेटा क्या डिसाइड किया है कि मैं अपनी पावर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बीच शेयर करूंगा, जैसे कि 28 स्टेट इंडिया में बनाई गई है और इसके साथ ही साथ 8 यूनियन टेरिटरी भी है। तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया बेटा कि हम 28 स्टेट बनाएंगे और 8 यूनियन टेरिटरी बनाएंगे और उसमें जो है अपनी पावर सबके साथ जो है शेयर करेंगे। तो होल्डिंग टुगेदर का जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा कि व्हेन अ स्टेट या कंट्री डिसाइड टू शेयर इट्स पावर बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ दैट कंट्री। भाई जैसे कि इंडिया की अगर अपन बात करें बेटा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे इंडिया पे रूल करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। लेकिन बेटा होल्डिंग टुगेदर में होता क्या है बेटा, ये स्टेट गवर्नमेंट जो है सब ऑर्डिनेट रहती है, सब ऑर्डिनेट रहती है बेटा किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इंडिया इज द वास्ट कंट्री बेटा और इसमें स्टेट को ज्यादा पावर दे दी होल्डिंग टुगेदर का, तो हो सकता है स्टेट अपनी पावर का मिसयूज कर सके, इसलिए बेटा इनको सब ऑर्डिनेट रखा गया किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। ऑल्दो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री बट कुछ मामलों में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। वो अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिसमें सेंट्रल के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट। तो ये थी आपकी फेडरेशन दैट इज कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। और इसके एग्जांपल है बेटा होल्डिंग टुगेदर का आपका इंडिया हो गया है ना, बेल्जियम हो गया, ये कुछ एग्जांपल है इसके। बाकी आप जो है बुक में से जो देख सकते हैं एनसीईआरटी के। तो ये भी एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ फेडरेशन कितने तरीके के होते हैं। तो बेसिकली दो, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट डिसाइड करेगी आके कि हम एक बिगर यूनिट बनाए, एग्जांपल है आपका यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड होल्डिंग टुगेदर में बेटा कि एक ही देश है जैसे कि इंडिया, और वो डिसाइड कर रहा है कि हम कितने पार्ट्स में जो है हमारे पावर को शेयर करेंगे, कितनी स्टेट के साथ अपने पावर को शेयर करेंगे। बट इसमें होता क्या बेटा कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सब ऑर्डिनेट रहती है किसके पास? साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें भी होती है एंड स्टेट गवर्नमेंट तो होगी, बट स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल भी सबऑर्डिनेट नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के जाइएगा कि सर प्लीज अपलोड सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंड तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।